नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी मॉक टेस्ट 22। इससे पहले आपके हिंदी के 21 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और उन सभी में इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको कराए गए हैं। सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। आज की मॉक टेस्ट में हम 25 प्रश्नों को करेंगे और आप जरूर देखना कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। मैंने कोशिश की है कि हिंदी सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में आते हैं, आपके पेपर में आते हैं, उन सभी से प्रश्नों को रख सकूं। फिर भी अगर कुछ प्रश्न छूटे होंगे तो आगे पीछे जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं उनमें आगे पीछे क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, एक अच्छी लगन के साथ, एक अच्छी एकाग्रता के साथ, ताकि आपका पढ़ाई में मन निरंतर लगा रहे और टूटे ना। जो आपका पढ़ाने का जज्बा है वो कम ना पड़े, वो कमज़ोर ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें। आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, जिस पर हम करेंगे आज हिंदी मॉक टेस्ट 22, हिंदी मॉक टेस्ट 22। तो पहला प्रश्न क्या है उसे हम देख लेते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए। प्रथम प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा किस भाषाई परिवार की भाषा है? बताइए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी आस्ट्रिक, डी चीनी तिब्बत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी आस्ट्रिक, डी चीनी तिब्बत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो पहले का उत्तर क्या सही हो जाएगा? पहले का उत्तर सही हो जाएगा ए भारोपीय। क्लियर है? भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। द्रविड़ परिवार में कौन सी भाषाएं आती हैं? तमिल, तेलुगु आदि भाषाएं द्रविड़ परिवार में आती हैं। जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार में आती हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताइए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, डी तकनीकी भाषा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा सही? राष्ट्रभाषा तो है नहीं हिंदी, तो बी आपका अगर लग रहा हो कि बी सही है तो वो गलत है। सही है उसका उत्तर ए राजभाषा। जो हिंदी है आपकी भारत की राजभाषा है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए, गुरुमुखी में लिखी जाती है, या ब्राह्मी में लिखी जाती है, या देवनागरी में लिखी जाती है, या सौराष्ट्री में लिखी जाती है? हो सकता हो ये प्रश्न आपको कुछ लोगों को बहुत ही आसान लग रहे हो, लेकिन छोटे छोटे प्रश्नों से भी आपको रूबरू होते रहना चाहिए, ताकि परीक्षा में जल्दबाजी में, प्रैक्टिस के अभाव में ऐसे प्रश्न गलत ना हो। क्लियर है? बीच बीच में छोटे छोटे प्रश्नों से भी आपको रूबरू होते रहना चाहिए। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए, गुरुमुखी में, या ब्राह्मी में, या देवनागरी में, या सौराष्ट्री में? पेपर में कठिन प्रश्न करने वाले कभी सफल नहीं होते। जो सही प्रश्नों को गलत नहीं करते, जो आसान प्रश्नों को गलत नहीं करते, वो सफल होते हैं। तो आसान प्रश्नों को सदैव सही करें, इसके लिए आपको उनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहनी चाहिए। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, इसका सही उत्तर क्या होगा? गुरुमुखी, या ब्राह्मी, या देवनागरी, या सौराष्ट्री? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका देवनागरी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपका है 434 से 315। ऑप्शन सी है आपका 443 से 135। ऑप्शन डी है आपका 334 से 153 तक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 343 से 351 तक। क्लियर है आपको? तो आप एक अच्छे समझदार इंसान हैं, और समझदार इंसान क्या करते हैं, समझदारी से निर्णय लेते हैं। पढ़ाई का हो या जीवन का कोई निर्णय हो, हर समझदार व्यक्ति समय के साथ अच्छे निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाता है, एक जिम्मेदारी निभाने के लिए बाध्य हो जाता है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। बताइए, प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो स्थान का मतलब यह अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि उच्चारण स्थान। क्लियर है? तो ऑप्शन ए ग और घा, ऑप्शन बी है आपका ज और झा, ऑप्शन सी है आपका ड और ढा, और ऑप्शन डी है आपका पा और फा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला वाला तो आपका कंठ में आ जाता है, का खा गा घा। क्लियर है? पा फा आपका किस में आ जाता है? ओष्ठ में आ जाता है। और चा छा जा झा किस में आ जाता है? तालु में आ जाता है। तो मूर्धन्य में क्या आएगा? डा ढा आएगा। डा और ढा ये किस में आएंगे? मूर्धन्य में आएंगे। और ता था दा धा वाले दंत में आ जाते हैं। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका पांचवें का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? बताइए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन बी का गा, ऑप्शन सी था धा, ऑप्शन डी फा भा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन बी का गा, ऑप्शन सी था धा, और ऑप्शन डी फा भा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छठे का बी, का और गा जो है आपके अल्प प्राण वर्ण है। तो पहला, तीसरा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? अल्प प्राण वर्ण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा। पहला का हो गया, तीसरा घा हो गया, पांचवा आपको पता ही है। क्लियर है? जो पंचमाक्षर होता है। और इसका आंसर बी हो जाएगा, का गा प्रत्येक वर्ग का, ये इसका सही उत्तर है। और प्रत्येक वर्ग का 1 3 5 अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण क्या होते हैं? 2 और 4 महाप्राण होते हैं। क्लियर है? तो हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? बताइए, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ, या ऑप्शन डी अंग आह। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सातवें का डी, अंग आह। क्लियर है आपका? सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी, अंग आह। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अंग आह, डी है। आठवां है आपका, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य? बताइए, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य के? बताइए, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर या घोष वर्ण या संयुक्त वर्ण या तालव्य? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आठवें का सी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? बताइए, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि या दीर्घ संधि या व्यंजन संधि या यण संधि? बताइए, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नवे का सही उत्तर है आपका दीर्घ संधि। दया धन आनंद, तो आ मिलके क्या हुआ? दीर्घ संधि हो गया। क्लियर है आपका? अगला प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। बताइए, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत धन यादि है या इति धन यादि है या इत धन आदि है या इति धन आदि है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 10वें का इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है?
तो 10वें का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, इत्यादि, इति धन आदि, आधा या बन गया। क्लियर है आपको? तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, इति धन आदि हो जाएगा। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए निर्धन अर्थक, ऑप्शन बी निराधन अर्थक, ऑप्शन सी निधन अर्थक और ऑप्शन डी निराधन अर्थक। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? इससे पहले कि मैं आपको उसका सही उत्तर बताऊं, आज का आपका प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर का क्या नाम है? लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर का क्या नाम है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम है? बताइए, ये कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। अगर आपको आता है तो ऐसे ही बता दीजिए, नहीं आता है तो गूगल करिए या किसी किताब में देखिए, पर उत्तर जरूर लिखिए ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है, उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसका है निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो बताइए निरर्थक में कौन सी संधि होती है? पहले तो आपको ये पहचानना हो जरूरी है, उसके बाद इसे आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो निरर्थक में विसर्ग संधि होती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 11वें का सी। देखो विसर्ग संधि तो इसमें ए में नहीं है, बी में है, पर यहाँ पर रा बना है तो वो ऊपर आएगा नहीं। क्लियर है? तो ये अपना गलत हो जाता है ना। और ये सही है, निधन अर्थक विसर्ग हट के यहाँ पर रा बच जाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 11वें का निरर्थक का सही संधि विच्छेद है निधन अर्थक, ठीक है। यहाँ पर विसर्ग हट के रा बन जाती है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, प्रत्युत्पन्नमति में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी प्रत्यु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी प्रत्यु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें एक तो आपका उपसर्ग भी है और दूसरा प्रत्यय भी है। तो पहले आप उपसर्ग बताइए, फिर मैं आपको प्रत्यय बताता हूँ। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 12वें का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, प्रति उपसर्ग है। इसमें क्या प्रति उपसर्ग है? क्लियर है आपको? और इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें मति प्रत्यय है, प्रति धन उत्पन्न प्रत प्लस मति, तब यह शब्द बना प्रत्युत्पन्नमति। क्लियर है? काफी कठिन शब्द लग रहा होगा आपको। ऑप्शन बी इसका सही है, प्रति उपसर्ग है और मति प्रत्यय है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर किसका किसका सही निकला। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी इक, ऑप्शन सी आक, ऑप्शन डी अक। बताइए लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी इक और ऑप्शन सी आक और ऑप्शन डी अक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 13वें का? बताइए। तो 13वें का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अक प्रत्यय। क्लियर है आपको? तो ऑप्शन डी आपका अक प्रत्यय बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास से है? बताइए निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास से है? ऑप्शन ए गृहागात, ऑप्शन बी आचार कुशल, ऑप्शन सी प्रतिदिन, ऑप्शन डी कुमारी। बताइए निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास से है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ए बी सी डी में? ए ऑप्शन है आपका गृहागात, गृहगात, और ऑप्शन बी है आपका आचार कुशल, और ऑप्शन सी है प्रतिदिन, और ऑप्शन डी है आपका कुमारी। तो अव्ययी भाव समास का पहचान क्या है? पहला पद ज्यादातर अवयव होता है, इसमें क्या होता है? अवयव होता है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 14 का सी, प्रतिदिन, प्रति रात। समझे? तो इसमें क्या है, ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्री।
प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी बहुब्री। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? बहुब्री समास होता है। इसमें एक तीसरा अर्थ निकल रहा होता है। कैसा अर्थ? तीसरा अर्थ निकल रहा होता है। क्लियर है? तो वो वहां पर क्या होता है? बहुब्री समास होता है। आपका अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्री, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। अगर आपने इसका सही उत्तर बता दिया तो आप परीक्षाओं में अन्य लोगों से 5 नंबर अधिक लाएंगे। बताइए देवासुर में कौन सा समास है? ए बहुब्री, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही उत्तर है द्वंद्व। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है देव। क्लियर है? और फिर इसमें एक और शब्द है असुर। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, विरोधी होते हैं, विलोम होते हैं। देव असुर, तो बन गया देवासुर। क्लियर है? अब कुछ लोग कहते होंगे द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, पर यहाँ पर क्या लगा है? नहीं लगा है। फिर भी यहाँ पर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। क्लियर है? तो एक ही लाइन पर ना चले, सारी चीज़ों को पढ़ें और जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है उन चीज़ों को पढ़ें। देशांतर में कौन सा समास है बताइए? देशांतर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्री, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो देशांतर में कौन सा समास है? ए बहुब्री, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। तो देशांतर, देश में अंतर। तो इसमें क्या हो जाएगा सही उत्तर? 17 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। तो जातिवाचक क्या होती हैं? जो किन्हीं जातियों का विवरण दें। जैसे नदी, तो जितनी भी नदियां हैं वो सब जातिवाचक। लेकिन नदी का नाम आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। पहाड़ कहेंगे आप तो जातिवाचक संज्ञा है, पर हिमालय कह देंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर है आपको? व्यक्तिवाचक में क्या होते हैं? जितने भी नाम है वो सब व्यक्तिवाचक नाम है, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे किसी जगह का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक चीज में आ जाते हैं। और द्रव्यवाचक क्या होती हैं? जो किसी वजन की मात्रा का अनुभव कराएं आपको, वो सब द्रव्यवाचक होती हैं। तो भाववाचक क्या हुई? भाववाचक वो संज्ञाएं होती हैं जो भावनाओं का बोध कराती हैं, जिसे आप फील कर सकते हैं। स्त्रीत्व क्या है? ये महसूस करने की चीज है। तो ये क्या है? स्त्रीत्व शब्द कौन सी संज्ञा है? इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन 18 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो अगर आपने इसका सही उत्तर बता दिया, समझ रहे हैं ना, तो अन्य लोगों से आपके 5 नंबर और अधिक आएंगे। कितने? 5 नंबर। अगर आपने यह सही उत्तर बता दिया तो आप हजारों लोगों के ऊपर पहुंच जाएंगे। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्यानी होगा या सूर्या होगा या सूर्यागी होगा या सूर्यो होगा? बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सूर्यानी या सूर्या या सूर्यागी या सूर्यो? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका, बताइए कौन सा है? मैं बता दूं? पक्का आपने सोच लिया? देखते हैं आपका सही है कि नहीं है। 19 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है? सूर्या अक्सर लड़कों का नाम रखा जाता है, पर यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। समझ रहे हैं आप? सूर्य का सूर्या हुआ, यह सूर्या स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुनिए। बताइए, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका अधिकरण कारक, बी संबंध कारक, सी संबोधन कारक, डी अपादन कारक। निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें
कारक के सही भेद को चुनिए। तो हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो इसमें ABCD में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अधिकरण कारक या संबंध कारक या संबोधन कारक या अपादान कारक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संबोधन कारक। क्लियर है? संबोधन कारक कैसे हुआ? क्योंकि यहां पर संबोधन का चिन्ह बना है। ये देखिए, जहां पर भी संबोधन का चिन्ह मिल जाए आपको, वहां पर आप तुरंत संबोधन कारक लगा देंगे। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है? ऑप्शन है आपके माता, प्राण, लड़का, किताब। बता, इसमें कौन सा शब्द बहुवचन है? जब भी आपसे बहुवचन पूछे तो आप क्या करेंगे? उसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। कैसे? 5 लड़के, तो लड़का बहुवचन नहीं हुआ ना, लड़के हो गया। 5 किताबें, तो किताब बहुवचन हुआ नहीं हुआ ना। 5 माताएं, तो माता बहुवचन नहीं हुआ ना, एक। 5 प्राण, 5 प्राणे तो होता नहीं है ना, 5 प्राणेय होता है। 5 प्राण होता ना। प्राण चले गए, तो सम्मान के साथ बोलते हैं ना, प्राण चले गए। प्राण चला गया तो होता नहीं, किसी का व्यक्ति का नाम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर प्राणों की बात हो रही है। जब किसी व्यक्ति की अंतिम सांस निकल जाती तो उससे क्या कहते हैं? उनके प्राण चले गए। ये एक सम्मान के साथ प्रयोग होने वाला शब्द है जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। तो 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राण बहुवचन शब्द है, बाकी सब एक वचन में प्रयुक्त हुए हैं यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ क्या है? प्रश्न फिर एक बार सुनिए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये लोकोक्ति है आपकी। इसका सही अर्थ क्या है? पैसा ही माँ बाप दोनों, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, जान चली जाए पर पैसा ना जाए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, पैसा ही माँ बाप दोनों, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, या जान चली जाए पर पैसा ना जाए। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ है बी ऑप्शन, अत्यधिक कंजूस होना। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, छछूंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ है। बताइए, छछूंदर के सर में चमेली की तेल का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए, दान के लिए सुपात्र ना होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, ऑप्शन सी, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, या ऑप्शन डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। आपका प्रश्न क्या है? छछूंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ क्या है? बताइए। ऑप्शन ए आपका दान के लिए सुपात्र ना होना, ऑप्शन बी गंजे व्यक्ति के सर पर सुगंधित तेल लगाना, ऑप्शन सी बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, या ऑप्शन डी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अगर आपने यह प्रश्न सही किया तो आपके 2 नंबर ज्यादा होंगे बाकियों से परीक्षा में। तो छछूंदर के सर पर चमेली का तेल का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 23 का डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। क्लियर है? अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? बताइए, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? ऑप्शन ए करुण, बी भक्ति, सी श्रृंगार, डी वीर रस। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? ऑप्शन ए करुण, बी भक्ति, सी श्रृंगार, डी वीर रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 24 का सी, श्रृंगार रस के कवि। ठीक है, ये काफी अच्छे कवि माने गए, गागर में सागर भरने वाले। बिहारी सतसई इनकी एक रचना है। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है? यह 25वां प्रश्न है आपका। बताइए, निम्न में से कौन सममात्रिक छंद का उदाहरण है? ए दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई, डी ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? ए दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी चौपाई। इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसे सममात्रिक छंद कहते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। क्लियर है आपको? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, सोरठा भी आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। एक में 11-13, 11-13, एक में 13-11, 13-11 मात्राएं होती हैं।
तो आज आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो आज आपसे प्रश्न पूछा है उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका प्रश्न था आज का कि जो लोकसभा है उसकी प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो लोकसभा है भारत की उसकी प्रथम महिला स्पीकर यानी कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। क्लियर है आपको। तो हमारे चैनल पर एक मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है जिसकी फीस मात्र 451 रुपए है। इस बैच से जुड़कर आप अपना संकल्प पूरा कर सकते हैं। आपने जो सपना देखा है इस भर्ती में सिलेक्शन पाने का, उसके और करीब पहुंच सकते हैं। आपके सपनों को एक उड़ान मिल सकती है, एक पहचान मिल सकती है, एक ऊर्जा मिल सकती है, क्योंकि हमारे बैच में सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, तथा ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे उन सब की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपके फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं तो कोई भी बड़ा चैनल आपको नहीं पढ़ाने वाला है, इसलिए समय जाया मत करिए। मात्र 451 रुपये में इस बैच से जरूर जुड़िए और अपना फायदा उठाइए। अगर कोई बड़ा चैनल पढ़ाएगा भी तो 2 से 3 हजार रुपये में पढ़ाएगा। क्लियर है आपको। अगर आप वाकई में दृढ़ संकल्पित हैं, अपने एक अच्छे कंटेंट के साथ अभी से पढ़ना चाहते हैं और आप एक अच्छा मार्गदर्शन भी चाहते हैं तो जरूर जुड़ें मुख्य सेविका गरिमा बैच से। इस बैच से जुड़ने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें और वहां मैसेज करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। क्लियर है आपको। जब भी टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें तो अपना डाटा जरूर ऑन रखें, इंटरनेट को ऑन करके सर्च करें। तो जरूर जुड़ें इससे। आपको तकरीबन 500 से 550 पीडीएफ मिलेंगी जिनकी कीमत मात्र 1 रुपए भी नहीं आपको पड़ने वाली है प्रति पीडीएफ के हिसाब से। मात्र 451 रुपए में आपको 500 से 550 पीडीएफ तक मिल जाएंगे। तो डेली आपको 2 से 4 पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके निरंतर पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को मजबूती देते रहें। तो एक गंभीर बात है, अगर आप अपनी सिलेक्शन के प्रति सतर्क है, अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार है और एक अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छा मार्गदर्शन से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ें मुख्य सेविका गरिमा स्पेशल पीडीएफ बैच से। आपको गारंटेड फायदा मिलेगा। क्लियर है आपको। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज हिंदी मॉक टेस्ट 22। प्रश्नों का लेवल कैसा था और आपके प्रश्नों की जो क्वालिटी थी वो कैसे लगी। क्या प्रश्न आपको पसंद आए और आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए वो भी कमेंट करके बताइएगा। आपकी रिक्वेस्ट थी कि प्रश्नों को बढ़ाया जाए मॉक टेस्ट में, तो मैंने 20 से 25 बढ़ाकर कर दिया। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मॉक टेस्ट, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, तो जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और जो आज का प्रश्न है आपका कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।